रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दूसरा एक गाना था, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है रुकना नहीं है, पीछे तूफान आगे बरसात, चलना है तेरा काम। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, लखा अगर प्यारा लगे। संगीत का शौक हर किसी को होता है, लेकिन एक पायलट संगीत का शौक रखे यह बहुत कम सुनाई देता है। और ये हमारे साथ जो पायलट हैं मिस्टर एरी मालिक, इनकी शौक 50 साल पुराना है और इनके पास 1000 से अधिक एलपी हैं। बहुत कम लोगों ने इस ढंग से संकलन करके रखा हुआ होगा। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि पायलट और संगीत दोनों का क्या तालमेल रहा और ये शौक कब से शुरू हुआ था। एडी मालिक जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। सर, मुझे बताया कि इस आप तो पायलट बनना चाह रहे थे, फिर ये संगीत का शौक कहाँ से आ गया बीच में? बचपन में हमारी प्राइमरी स्कूल गांव में, म्यूनसिपलिटी स्कूल जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर गुजराती माध्यम में पढ़ता था, और सरकार ने ग्रामोफोन दिया था वहाँ पर बच्चों के लिए, जिस पर हमें मनोरंजन किया जाता था। जैसे राष्ट्रीय गीत है, भावना गीत है, भजन है, सब सुनाए जाते थे। तो बचपन में जब हम ये चाबी देते थे और रिकॉर्ड घूमने लगती है और पिन जैसे लगती है, तो हम बच्चे लोग ताले बजाते थे। वो कुछ नई माहौल था, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे गांव में लाइट ही नहीं थी। जो भी था सिस्टम उस पर चलता था, मैकेनिकल सिस्टम। ग्रामोफोन ने मुझे मतलब उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लगाई। आगे जाकर रेडियो मैंने सुनना शुरू किया, बिना का गीत माला, अमीन चयानी। हर बुधवार को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आता था प्रोग्राम, और हम बच्चे पूरे हफ्ते भर राह देख के बैठे रहते थे। और वहाँ से दिलचस्पी शुरू होने के बाद मैं जब बम्बई आया तो मैंने एक न्यूज़पेपर में एक क्रॉसवर्ड का एक पजल देखा कि आप भर के भेजेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। अच्छा। तो मुझे इनाम मिला रेडियो। और वो रेडियो मेरे लिए घड़ी का काम करता था और मनोरंजन का काम करता था। मैं रहता था कुरार विलेज, झुपड़पट्टी, मलाड, और वो जमाना था, गरीबी थी, तन्हाई थी, प्रॉब्लम थे। बट मेरे साथ अगर कोई मेरा दोस्त रहा तो रेडियो रहा। और रेडियो में जो चीज़ें आती थी, गाने आते थे, मेरे लिए बहुत मतलब इंस्पिरेशनल था। जैसे कि वो गाना था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो वो जो गाना था मेरे दिल में बस गया। फिर दूसरा एक गाना था, गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है रुकना नहीं है, पीछे तूफान आगे बरसात, चलना है तेरा काम। तो वो जो गाना था ना, वो दैट वाज अ वेरी टची। एंड मेरे तन्हाई में, मेरी प्रॉब्लम में, वैसे बहुत सारे गाने ने बहुत प्ले किया। तब से मुझे दिलचस्पी लग गई और मैंने शुरू में भंगार वाले से एक ग्रामोफोन खरीदा। अच्छा। और वही है ग्रामोफोन। कितने साल हो गए इस ग्रामोफोन को? वो करीबन 40 साल हो गए होंगे। अच्छा। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी छोटा मोटा काम किया करता था मैं, तो थोड़ा कमा के फिर मैंने लिया था। अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ, मेंटेन करके रखा हुआ है। कैसे चलता चला के दिखाएंगे एक बार? हाँ श्योर, हम चला के दिखाएंगे, हम आपको और गाना भी सुनाएंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर चाबी है, इसको ऐसे घुमाना पड़ता है, इससे रिवाइंड होता है अंदर, स्प्रिंग पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पर ये स्विच ऑन ऑफ का स्विच है, जैसे मैंने ऑन किया घूमने लगी। यहाँ पर जो है स्पीड कंट्रोल है, जैसे जो साइज की ये है रिकॉर्ड है, साइज से स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है। और ये आपके पिन जो यहाँ लगेंगे तो ये गाना बजने लगेगा। ये बहुत पुराना गाना है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, लखा अगर प्यारा लगे। अभी ये गाना रेयर गाना है, आपको नहीं मिलेगा। ओरिजिनल ट्रैक है, जितने भी है यहाँ पर सब ओरिजिनल ट्रैक्स हैं। और मुझे गर्व है कि ये सब मेरे पास है, और आप जैसे लोगों को दिखाने में मुझे मजा आता है, और लोगों को मैं संदेशा देना चाहता हूँ कि भाई ओल्ड इज गोल्ड। इसके बाद फिर मैंने ये सिस्टम, नई भी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये मैकेनिकल है। और पहले के ज़माने में हमारे पास जो रिकॉर्ड हुआ करती थी HMV, हिज मास्टर्स वॉइस,
ये ग्रामोफोन की पहली कंपनी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाई थी, और पहले ज़माने में 1902 में पहली बार रिकॉर्ड हुआ था भारत देश का किसी का आवाज़। और फिर चला फिर 90 के आगे चलते फिर दूसरा एक रिकॉर्ड सिस्टम आने लगा, जिसमें 2 गाने होते थे, 2 गाना इधर है, 2 गाने इधर है, 4 गाने। बट एक कम पड़ता था, कभी हम चाबी दे करके बैठे हुए इलेक्ट्रिक प्ले तो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो फिर नया सिस्टम आ गया लॉन्ग प्ले, जिसको हम LP बोलते हैं। और ये LP में करीबन आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 गाने एक साइड पर है, मतलब 12 गाना। तो ये पूरा एक बार लगा दिया तो 25 मिनट तक आप उसको सुनते रहो, और इसकी मजा अलग ही थी। वो 1955 में ये हमारे इंडिया में एंट्री ली, और ये बहुत चला। हिप्पी का जमाना था, हिप्पी कल्चर उस जमाने में। और शोले पिक्चर का तो रिकॉर्ड है इनका, सबसे ज़्यादा अगर LP अगर बिकी होगी तो शोले मूवी की बिकी थी। और वैसे करते करते मैंने फिर एक कलेक्शन चालू किया। मेरे पास आज करीबन 1000 से ऊपर LPs है, और ऐसी करीबन 100 के ऊपर रिकॉर्ड है। ऐसी करीबन मेरे पास 35 बहुत पुरानी है, ये करीबन 60-70 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और मेरे पास 1947 प्री इंडिपेंडेंस के पहले की मूवीज़, उसके बाद की मूवीज़, जो एरा गया डेकेड वाइज, सबके मेरे पास पूरा कलेक्शन है। और रफ़ी साहब का लाइव कंसर्ट ना, जैसे टोरंटो में हुआ था, लंदन में हुआ था, उसकी कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास। लता दीदी का जो है, जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया है पूरे वर्ल्ड में, उनकी बहुत सारे मेरे पास कंसर्ट की रिकॉर्ड्स हैं। तो जब भी मैं सैड होता हूँ या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, तो मैं मायूस नहीं होता हूँ। मेरे साथ मेरा म्यूज़िक रहा है, और ये म्यूज़िक के साथ मैं जीता हूँ। ये रूम में आकर के मैं बैठ के 2-3 गाने सुन लेता हूँ अच्छे, तो मेरा मूड वापस सही हो जाता है। तो इस तरह से मेरा शौक़ रहा है, और इस शौक़ की वजह से आज इतना बड़ा कलेक्शन मेरे पास है। कोई पसंदीदा गाने रहे हैं या कोई पसंदीदा गायक रहा है आपको? हाँ, मेरे गायक जो है रफ़ी साहब हैं, और रफ़ी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जिससे मैं जुड़ा हूँ। अच्छा। हमारे प्रसिद्ध बीनू नायर करके हैं, और जितने भी प्रोग्राम हम करते हैं, जो नए नवोदित कलाकार हैं जो गाना गाते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। जैसे जून 4 तारीख को हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पर, उनको बुलाते हैं बाकायदा, उसको गाना देते हैं, फिर उनको प्राइज़ भी देते हैं। तो ये मेरा शौक़ रहा है। और मेरा सबसे बड़े जो फेवरेट जो सिंगर है वो रफ़ी साहब है, जिनकी पूरी कलेक्शन मेरे पास है। पूरे जितनी भी कलेक्शन पूरे रफ़ी साहब की मेरे कलेक्शन है। नो डाउट सभी सिंगर मेरे अच्छे हैं, बट फेवरेट की बात करें तो रफ़ी साहब मेरे फेवरेट हैं। जब आप मायूस होते हैं तब कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं? मैं वैसे तो बहुत सारे टाइटल्स हैं। कभी कभी मैं काम करते करते थक जाता हूँ, कभी कुछ हादसा हो गया, कुछ घटना ऐसी घट गई, तो मैं दब जाता हूँ मेंटली। तो फिर मेरे लिए जैसे रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, वो गाना मेरे लिए बहुत की सॉन्ग है मेरी लाइफ के लिए। फिर जैसे सुबह होती है और मैं काम पे निकलता हूँ, शाम होती है घर पे जाता हूँ, दिन खत्म होता है, हफ्ता खत्म होता है, महीना खत्म होता है, साल खत्म हो जाता है। कभी कभी मैं देखता हूँ लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उनको कुछ करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, सभी को कुछ करना है, कुछ बनना है, बट वो नहीं कर पाते। उसकी वजह जो मैंने देखी वो क्या देखी कि वो कहीं ना कहीं तो कहीं दबे हुए हैं। वो दबाव है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, पैशन नहीं है, काम करने में पैशन नहीं है। मेरे काम करने में, मेरे हवाई जहाज उड़ाने में, हेलीकॉप्टर उड़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में जो पैशन है, वो पैशन ऐसा है, एंड दैट पैशन हैज कम फ्रॉम द म्यूजिक। अच्छा। मैं जब भी डिप्रेस हो जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है, मेरे लिए कैप्सूल है, दवा है, सिरप है, और इसके जरिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है हमें कि भाई हम अभी हार गए, अभी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि आप शांत हो जाइए और अपने जो हॉबी है इसमें आप प्रॉब्लम नहीं कीजिए। जैसे पढ़ना है या कुछ लिखना है या म्यूजिक सिंगिंग है या कुछ गिटार बजाना है, जैसे मैं भी आज सीख रहा हूँ। अच्छा। मैं गिटार सीख रहा हूँ इस उम्र में। इट्स लवेबल एंड आई एम एंजॉयिंग। तो लाइफ इज वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बट उसको जीना चाहिए। और उसके लिए जो लाइफ में अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। जब अच्छे दिन आते हैं तो अच्छी बात है, बट जब बुरे दिन आते हैं तो भी उसको डाइजेस्ट करना होता है। उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड म्यूजिक बहुत बड़ा प्ले करती है, ऐसा मेरा मानना है और मेरा ऐसा अनुभव है। एक बार जगजीत सिंह से मेरी बात हो रही थी, तो जगजीत सिंह का मानना था कि संगीत हर बीमारी को दूर करता है,
हाँ जी, आपकी क्या अनुभव रहे हैं? मेरे बहुत सारे अनुभव है। इसमें मैं जगदीश साहब से मैं मतलब सम्मिलित हूँ उनकी सुझाव में। जो बता रहे हैं एकदम सही है। आप कितने भी डिप्रेस्ड हो, कितने भी बीमार हो, भगवान ने, अल्लाह ने ऐसी शक्ति हमारे शरीर में पैदा की है, अपने आप हम रिपेयर हो जाते हैं। बट हम भागम पीछी करते रहते हैं, नेचर के साथ रहते नहीं है, पर्यावरण के साथ रहते नहीं है, और हम दूषित हो जाते हैं खुद। हमारे जो पांचों बैलेंसिंग जो है, पंच तत्व शरीर के, वो आगे पीछे हो जाते हैं। उसको अगर सीधे लाइन पे लाना है तो ये म्यूजिक बहुत बड़ा काम करता है। ऐसा कोई गाना है जिसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया हो? हाँ, मेरे लाइफ में मैं तो था मजदूर। गांव में खेत में मजदूरी का काम किया करता था। घास काटते काटते एक दिन मैंने हवाई जहाज को देखा और सोचा कि मैं बड़ा होकर के पायलट बनूंगा। वो मेरी सोच थी और ये आगे जाकर के सपना बना। लेकिन वो सपना साकार करने में मुझे 16 साल लगे, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, मोटिवेशन नहीं था, पैसे तो था ही नहीं। तो जब भी मैं किसी को बोलता था कि मुझे ऐसा कुछ करना, लोग हंसते थे, मेरे मजाक उड़ाते थे। और वो जो मजाक था ना, मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो पैशन था ना। और ये म्यूजिक के साथ साथ मेरी जर्नी चलती रही और मैंने वो मुकाम हासिल किया। तो आखिर में पायलट बना और आज तक पिछले 36 साल में मैंने 5000 बच्चों को पायलट बनाया है। मेरा सवाल ये कि किस गाने ने आपको ज्यादा आपके ऊपर असर किया? वही मैंने आपको आगे टाइटल दिया, रुक जाना नहीं तो नहीं हार के। और दूसरा जो टाइटल है वो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। वो मेरे 2 टाइटल जो है एकदम बेस्ट टाइटल है मेरी लाइफ के, और वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग है जो मैं सुनते रहता हूँ, लेकिन ये 2 गानों ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। और इसकी वजह से आज भी द एज ऑफ 62 आई एम एक्टिव, फिट। न तो मुझे कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, न तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कुछ भी नहीं है। जस्ट फाइन। व्हाई? बिकॉज ऑफ माई वेरी पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग विद द म्यूजिक। सो आई रेकमेंड कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हॉबी को प्राधान्य दीजिए। वो हॉबी लिखने की हो सकती है, पढ़ने की हो सकती है, गाने की हो सकती है, सिंगिंग की हो सकती है, या सिर्फ सुनने की हो सकती है मेरे जैसे। तो यही मेरी ख्यालात है। आपने कभी संगीत को सीखने की भी कोशिश की? हाँ जी, मैंने संगीत की सीखने की कोशिश की। मैं तबला बजा लेता हूँ अच्छी तरह से। बचपन से गांव में था, तब से हम भजन कीर्तन किया करते। हर पूनम मतलब पूर्णिमा रात जो होती है हमारे लिए 3-4 घंटे का भजन कीर्तन होता है। और बचपन से मैंने 12 साल की उम्र से तबला सीखा। तबला अच्छा बजा लेता हूँ। बांसुरी बजाने की मैंने कोशिश की, सीखने की, सीख रहा हूँ। और अभी आजकल मेरा जो शौक रहा है वो गिटार है, और गिटार में भी सीख रहा हूँ। चलिए, आपने ये सारे एलपी जमा के लिए आपको संगीत का शौक है, लेकिन एक जमाना होता जब एलपी सारे बंद हो गए, सिर्फ कैसेट का जमाना आया, तब क्या कर रहे थे आप? कैसेट का जमाना आया तो भी कैसेट की जो आवाज है, उनकी जो मतलब साउंड है, और इसके आप कंपेयर करेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। और इसके कैसेट को फिर डिजिटल युग आ गया तो कैसेट भी बंद हो गई। ऐसे ही प्लेयर सब पड़े हुए हैं, म्यूजियम में है, या किसी ने मेरे जैसे शौकीन ने ऐसे रखा हुआ है। मेरे पास अभी करीबन अभी तो भी 500 से ऊपर कैसेट है, ऑडियो कैसेट्स। अच्छा। हाँ, तो वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, और अभी बनाने वाले भी नहीं है, और उसको रिपेयर करने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फंगस भी लग गया है, और वैसे ही इसका ये हाल हुआ। बट इसकी जो क्वालिटी जो है, कैसेट की क्वालिटी वाली क्वालिटी में वास्तव में बहुत फर्क है। 60 इयर्स के बाद भी, 70 इयर्स के बाद ओल्ड पुरानी ये जो रिकॉर्ड है, अभी भी आज वैसे ही आवाज़ है उसकी, क्वालिटी एलपी की। सबसे बढ़िया बात ये है। और वो सुनने में आपको थकान महसूस नहीं होती है। आजकल हम गाड़ी में एफएम रेडियो सुनते हैं, या फिर कुछ डिजिटल हमने पेन ड्राइव में गाना डाल दिया, आप 15 मिनट सुनेंगे थक जाएंगे। यू नीड नो फील लाइक टायर्ड, फटीग। तो फटीग सा हमको महसूस होता है, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसमें वो तत्व नहीं है जो आपको मतलब शांति दे। और वो चीज़ अभी भी ये रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, और आप खुद महसूस कर सकते हैं। इन सारी चीजों का आपने कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उनको संभालते कैसे कि खराब ना होने पाए? क्या क्या सावधानियां रखते हैं आप, क्या करते हैं? जैसे आई हैव नो शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस, ईयरली मेंटेनेंस। अच्छा। साल में एक बार, जैसे बारिश खत्म हो गई, बारिश में ज्यादा फंगस होती है, तो फिर हम पूरा हजार एलपीएम खोल देते हैं, उसका पूरा कवर साफ करते हैं, अंदर से पूरा साफ करते हैं। आई हैव ए स्पेशल लिक्विड विच आई इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस, तो उसको लगा के उसको पूरा साफ किया जाता है। अगर वो लिक्विड नहीं है तो फिर मैं केरोसिन ले लेता हूँ,
कलश में भिगो के कॉटन से उसको पूरा क्लीन करके सुखाते हैं। और इसीलिए वो 50-60 साल पुराना एलपी भी मेरे पास वैसे की वैसे आप देख रहे हैं, वैसे की वैसे उसका साउंड क्वालिटी वैसे ही है। जैसे मैं आपको बजा के दिखाऊं एक गाना, आप देखिए इनकी की है। अभी आप देख रहे हैं इसमें जो तबला है इसकी आवाज अलग है, करेक्ट। दूसरे जो वाद्य है उसकी आवाज अलग है। वोकल जो है ऑडियो सिंगर का वो एक अलग ढंग से आ रहा है। अभी के डिजिटल में अगर आप यही सेम गाना सुनेंगे तो सब मिक्स आ रहा है, तो वो आपको आप में जो तड़वाहट लानी चाहिए, जो सात्विकता लानी चाहिए वो नहीं ला सकती, यही ला सकती। आपको लगता है कि जो संगीत के जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इसकी वजह से नई पीढ़ी को संगीत समझ में नहीं आ रहा है? एकदम सही बताया आपने। ये इसका वैल्यू जो है ना, अभी ये नया कल्चर आ रहा है लोगों को। एंशिएंट इंडिया, हमारा जो सनातन धर्म, एंशिएंट इंडिया, हमारे जो पूर्वज लोग जो काम करके गए थे, ऋषि मुनियों काम करके गए थे, हमारे जो आगे के लोग कुछ काम करके गए थे, अभी लोगों को उसकी सभानता आ रही है और अभी ये थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ, बच्चों में भी देख रहा हूँ, क्योंकि वो उब गए डिजिटल करके, उसमें से उब गए। वो उनको जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, न तो मन की शांति मिल रही है, न तो कोई नॉलेज मिल रहा है। करेक्ट। तो मैं चाहूँगा कि ये आगे की जनरेशन पिछले जो हमारी हिस्ट्री पढ़े, इतिहास को पढ़े और उससे गर्व ले, और ऐसी सब चीज़ें जो नमूने हैं, जो सबूत है, एक सबूत है अगली पीढ़ी के लिए कि ग्रामोफोन है, जैसे टेलीफोन मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्किंग टेलीफोन है, जैसे आप देख रहे हैं। ये हमारी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हम भूल गए हैं। हम अभी 21वीं सेंचुरी में जा रहे हैं, डिजिटल जमाने में जा रहे हैं, लेकिन इसकी भी इतनी वैल्यू है। करेक्ट। जब हम हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास को जब हम याद करेंगे तो हम इतिहास रच सकेंगे। हमें हमारी हिस्ट्री पता नहीं है तो हम हिस्ट्री कहाँ बना सकते हैं। मोहम्मद रफ़ी के फाउंडेशन से जुड़ने की क्या वजह रही आपके? मोहम्मद रफ़ी जी के याद में उनको जिंदा रखने के लिए हमने एक छोटा सा एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है रफ़ी फाउंडेशन। हमारे प्रेसिडेंट है बीनू नायर जी, और हम अगली जनरेशन को, पिछवाड़े जो हो गया है इतिहास हमारा जो है उसको आगे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। अच्छा। हाँ, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी हम मनाते हैं, बड़े प्रोग्राम रखते हैं और इस तरह से हम रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। इतने बड़े गायक थे हमारे देश के। वैसे हमारे देश में तो बहुत अच्छे अच्छे गायक रहे हैं और है अभी भी और आएंगे भी, लेकिन ये जुड़ना है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक कड़ी जो है वो बनना जरूरी है और मैं इसका कड़ी हूँ, उसका मुझे गर्व है। इस संगीत की वजह से कभी आपको लगा कि आपको काम में जाना था, नहीं जा पा रहे, क्योंकि दिमाग संगीत में लगा हुआ, ऐसा भी हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है। जैसे मैं कुछ करना था लेकिन मैं बैठ गया और एक गाने में उलझ गया, एक रिकॉर्ड बजाया, दूसरा रिकॉर्ड बजाया और मैं भूल गया। होता है, बहुत बार होता है, बट इसका कोई अफसोस नहीं होता मुझे। आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज आई लव म्यूजिक। सो मेरे लिए ये बड़ी बात है। ठीक है, नहीं गिरा पाया, कुछ नुकसान हो गया, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। कोई गाना आपको बहुत छू गया तो आपने सोचा होगा उसके गायक से मिला जाए, ऐसा कभी हो पाया और फिर मुलाकात हुई या नहीं? हाँ, मैं वैसे तो गायक से मुलाकात मैंने की और मेरा जो सबसे फेवरेट अगर कोई रहा ना एक्टर, जैसे मेरा था एनसीसी में, नेशनल कैडेट कोर आर्मी डिवीजन, आर्मर्ड स्क्वाड्रन। तो देशभक्ति मेरे दिल में सब में भरी, लेकिन मेरे में से कुछ ज़्यादा ही है। तो उस जमाने में मनोज कुमार जी देशभक्ति के पर अच्छी अच्छी फिल्म बनाते थे, जैसे उपकार और मेरा गांव मेरा देश। ऐसे अलग अलग फिल्म के जरिए वो देशभक्ति का भाव प्रदर्शित करते थे। करेक्ट। और मेरी ख्वाहिश थी कि एक बार मैं मिलूं। मैंने बहुत कोशिश की और पिछले महीने ही मुझे अपॉइंटमेंट मिली
क्या बात है। हमें मिला, उनके घर करीबन 3 घंटा रहा, उनके बेटे से भी बात की मैंने, और वो अभी बेड रेस्टेड है, बीमार रहते हैं, बट उन्होंने मेरे साथ करीबन 25 मिनट तक बात की। मेरी जीवनी अभी प्रसिद्ध हुई है, जो अमिताभ बच्चन जी ने ये किया है, प्रमोट किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक मजदूर बच्चे की। ये जो किताब है, जिसमें पूरी कहानी है कि एक मजदूर बच्चा घास काटते काटते हवाई जहाज को देखता है और कैसे पायलट बन पाया, उसमें क्या क्या तकलीफें आई, क्या दिक्कतें आई, अच्छा, और वो हजारों दिक्कत के बाद फिर भी वो कभी रुका नहीं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, वो गाने के हिसाब से, और ये पायलट बना, और पायलट बनने के बाद 5000 पायलट को तैयार किया, वही हिस्ट्री है। और इस एक किताब अमिताभ जी ने इसको लॉन्च किया केबीसी में, और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने उसको रिलीज किया। क्या बात। भारत देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, उन्होंने सराहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है, और हमारे जो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी, उन्होंने भी सराहा है, और जितने भी वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटी के, विद्वान हैं, सब लोगों ने सराहा है। तो मुझे खुशी है कि मेरी जो मतलब स्ट्रगल है, जो लोग दबे हुए हैं दिल से, दिमाग से, किसी न किसी बात से, तो वो उसमें जो उनका नाम जो राम जो सो चुका है ना, वो वापस उठेगा। इस इंस्पायरिंग बुक, मोटिवेशनल बुक, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे दर्शकों को कि आप भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, आप जरूर पढ़िएगा। इसकी जो भी कॉस्ट है, इसकी जो भी प्रॉफिट है, आफ्टर मिनिमम कॉस्ट, इट इज ऑल गोइंग फॉर चैरिटी। वेरी गुड। वी आर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल इज हैविंग नो काउंटर, नो बिल काउंटर। वाह। ऐसे गरीब लोगों के लिए हम अस्पताल बना रहे हैं, उसमें पूरा फंड जो है, ये बुक का जो प्रॉफिट है उसमें जाने वाला है। आपके संगीत के शौक को लेकर के बारूद की किसी हस्ती ने कोई बात कही कभी, या किसी गायक ने कुछ कहा? एक हम लोगों ने संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिससे मैं मिला हूँ, उन्होंने मेरे कार्य को सराहा है, प्रोत्साहन दिया है, और हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया हुआ है। इसलिए तो मैं ये 1000 से ऊपर अभी भी जमा कर पाया। अगर मुझे कोई डिस्करेज करता तो शायद बीच में रुक भी जाता था, लेकिन जहाँ जहाँ बात आई एंकरेजमेंट की, तो लोगों ने बहुत मुझे सराहा है। क्या आपकी पत्नी को और आपके बच्चों को भी संगीत का शौक है? है, लेकिन इतना नहीं है जैसा जिसमें मैं पागल हूँ। जितना मैं पागल हूँ। तो इन चीजों को बाद में कौन संभालेगा? क्या आपने कोई उसकी व्यवस्था कर की सोचा है आपने इस बारे में? नहीं, मैंने तो रखा हुआ है, और मैं जब तक हूँ, जब तक जान है, तब तक ये सब रहेगा मेरे नज़र में, लेकिन मैं इसका प्रबंध करके जाऊँगा। अभी मैं भी अगर मेरे घर वाले बच्चे लोग उसको संभाल सकते तो अच्छी बात है, और वैसे नहीं, उसको मैं एक छोटा सा म्यूजियम बनाना चाहता हूँ जहाँ उसको रखा जाए। मैं वही चाह रहा था कि म्यूजियम बने तो। हाँ, मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ जहाँ एंटीक चीज़ें जैसे टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, प्लेयर्स हैं, पुराने ज़माने की जो चीज़ है, उसके साथ साथ एक म्यूज़िक का पूरा एक सेक्शन रहेगा, वहाँ रहेगा, और लोग उसमें आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, कुछ इंस्पिरेशन लेंगे, या रिसर्च करना चाह कर सकते हैं। कुछ किताबें, कुछ मैगजीन्स जो है पुरानी, फिल्म इंडस्ट्री के, म्यूजिक से लागू, जैसे एल्विस प्रिस्ली है, यूएस के बहुत बड़े गायक थे, तो उनका है, फिर हमारे बड़े बड़े गायक हैं इंडिया के, उसकी कुछ हिस्ट्री, बायोग्राफी, ऐसा कुछ म्यूजिक में से जुड़े हुए कुछ छोटी सी म्यूजियम बनाना चाहूँगा मैं। अपने दरवाजे पे एक नाम लिख रखा है, खराब हो गया मेरा वाला। हाँ जी, क्या मायने हैं उसके? ये है चार्ल्स लिंडबर्ग, ये है 22 साल का लड़का, न्यू फाउंडलैंड अमेरिका में, आज से 100 साल पहले हवाई जहाज बनाता है और उड़ता है, और पहली बार अटलांटिक ओशन पार करता है अकेले। अच्छा। उसको लगता है 33.5 घंटे उड़ाने में। न्यू फाउंडलैंड, यूएसए, अमेरिका से ली बागेट एयरफील्ड, पेरिस, यूरोप, पूरा ये सफर करता है सिंगल इंजन एरोप्लेन में। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर 33 घंटा अगर उड़ान भरता है तो उसमें 12 घंटा नाइट तो है,
वो जमाने में एरोप्लेन नया नया बना था, तभी कोई बड़े बड़े साधन सामग्री नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे नेविगेशन के। फिर भी उन्होंने सिर्फ होका यंत्र यानी कि कंपास के निडल पर फोकस करके, मैं बोलूँगा योगासन, एक ही डायरेक्शन में उड़ता रहा और 33 घंटे के बाद ली बागट एयरफील्ड पे बराबर पिन पॉइंट पे जाता है और लैंड करता है। तो ये सबसे बड़ा हीरो मेरे लिए है। इसीलिए ये जो मेरा म्यूजिक रूम है उसका नाम मैंने चार्ल्स लिंडबर्ग रूम दिया हुआ है। और एक किताब ने बहुत मेरे लाइफ में काम किया है, जिसकी विवरण जो है मैंने मेरी किताब में मैंने लिखा हुआ है। अच्छा। एक चैप्टर ही है 33.5 घंटे। किताब जो होती है ना वो कभी कभी लाइफ बदल देती है अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं। दान सिर्फ पैसे का दान नहीं होता है, मेरे ख्याल से दान एक विद्यादान भी दान है। करेक्ट। किसी को अच्छा रास्ता दिखाओ वो भी एक दान है, किसी को अच्छी सलाह दो वो भी दान है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। अन्नदान होता है, कन्यादान होता है, भूमिदान होता है, गौदान होता है, हर तरह के दान होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ अच्छे लफ्ज भी बोल सकते हो, वो भी दान बड़ा दान है। बहुत सही बात है। और ऐसे ही सब बहुत सारी किताबों ने मुझे इंस्पायर किया। आज मेरी लाइब्रेरी में करीबन 3000 किताब है। क्या बात। 3000 किताब है मेरे पास। एक एक किताब के लिए मैं तरसता था। कॉलेज के टाइम पे पिताजी कभी पॉकेट मनी देते थे तो मैं बड़ा पाव खा लेता था और आर्य कॉलोनी की एनर्जी दूध पी लेता था और हफ्ते भर का पैसा जमा करके फिर मैं किताब खरीदता था। वो वैसी किताब से लेकर के अब तक पिछले 40 साल में मैंने 3000 किताबें जमा की है। तो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, रिसोर्स लाइब्रेरी, जो मेरे स्टूडेंट को मैं रिसोर्स लाइब्रेरी के तौर पे मैंने रखा हुआ है रिसर्च करने के लिए, जिसमें पूरे वर्ल्ड का नॉलेज वहाँ पर है। मोहम्मद रफ़ी फाउंडेशन जो आप उनकी श्रद्धांजलि देते हैं और जन्मदिन मनाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, इससे संगीत से जुड़े लोगों के जो संगीत में रुचि थे उनको क्या फायदा हो रहा है? इससे फायदा और हो रहा है कि भाई वो जिनको गाने में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में शौक है, उनका जो शौक है वो प्रोफेशनलिज्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट के बड़ा संगीतकार बने, बड़ा कोई गीतकार बने, बड़ा कोई गायक बने, हमारा मकसद वही है। और वो जो जिंदा दिली थी पहले के ज़माने में वो वापस आए। आज के हमारे सो कॉल्ड डिजिटल युग में हम मर चुके हैं, मैं ऐसा बोलने वाला हूँ। और ये सच में मैं देख रहा हूँ कि आदमी दिख रहा है बराबर है, लेकिन वो अंदर से मरा हुआ है, डरा हुआ है, दबा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसमें वो सात्विकता ही नहीं बची है। तो वो ओल्ड इज गोल्ड, कहने का मतलब है ओल्ड इज गोल्ड। वो चीज़ जो है ओल्ड को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली जो नई पीढ़ी है उसको कुछ शिक्षा मिले, उसमें से कुछ सीखे। तो इसमें जो संगीत चल रहा है बाजार में डिजिटल के नाम पे या फिल्मों में जो संगीत आ रहा है, आपको क्या लगता है किस ढंग का संगीत है? क्या सही है या गलत है, क्या है? नहीं, ये संगीत नहीं है, तो नॉइज है। मैं मेरी भाषा में बोलूँगा नॉइज है। वो एक्चुअली उनका थीम नहीं है, वो सॉन्ग का कोई मध्य बिंदु नहीं है, कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, वो कुछ मैसेज नहीं दे रहा है। आप कितने भी रिकॉर्ड देख लो, मेरे पास 1000 है, इसमें कुछ एक पॉइंट है जिस पर गाना बज रहा है और अंत में आप उसमें से कुछ टेक अवे है, मतलब आप कुछ ले जा रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, ऐसा आपको फील होता है। कुछ सीख मिल रही है या सीखना मिल रहा है। आज की मूवी में और आज के गाने में वो चीज़ नहीं रही। आज म्यूजिक के नाम पे नॉइज है, लफ्ज है, आवाज़ भी है, लेकिन वो दबा हुआ है और ज़्यादा लाउड म्यूजिक है और मतलब इज नॉट कंफर्टेबल टू माइंड ऑल्सो। हाँ, अभी नए जो गायक आ रहे हैं, जैसे अरिजीत सिंह फॉर एग्जाम्पल, इस टची, ऐसे नए लोग जो आ रहे हैं वो अच्छा गाना गा रहे हैं और वो अच्छा भी लग रहा है लोगों को, रैंकिंग नंबर 1। तो बीच में का जो टाइम गया वो थोड़ा हमारा डल टाइम गया, उसमें हमने कुछ पाया नहीं लेकिन खोया, हमने इंटरेस्ट खोया, उसको जो ग्रोथ आना चाहिए तो ग्रोथ नहीं हुआ, तो हम लोग लूजर, वी आर नॉट विनर। अभी हम विनिंग सिचुएशन पे आ रहे हैं और लोग इससे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। आपके पास जो मैंने संग्रह देखा उसके अनुसार आपको करीबन 30,000 से अधिक गाने हो गए हैं। हाँ जी। इन 30,000 में से ऐसे कौन से गाने जिन्हें आप चाहेंगे कि लोग जरूर सुने? वैसे तो बहुत सारे टाइटल हैं, मैं नाम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी गाने हैं जो दिल को सुकून देते हैं वैसे गाने चाहिए। ये तो 1000 LP है, इसमें एक साइड पे 6 है ना, हाँ, दूसरी साइड पे 6, 12, 24,000 12,000 करीब 12,000 12,000 गाने हैं मेरे पास, 12,000 टाइटल्स है।
तो नेचुरली 12,000 में से 200 गाने तो ऐसे रहेंगे जो आपको उठा देंगे। आप कहीं गिरे हैं ना तो आपको वापस खड़ा कर देंगे। तो ऐसे जो गाने हैं, इंस्पिरेशनल गाने हैं, किशोर कुमार जी के, रफ़ी साहब के, लता जी के, बहुत सारे ऐसे गाने हैं, देशभक्ति के गीत हैं जो जान भर देती है देशभक्ति के लिए। ऐसे गाने तो मैं तो सोचता हूँ कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरे ज़माने में था, मेरे ज़माने में स्कूल में संगीत एक विषय था। करेक्ट। अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे 7वीं कक्षा की म्यूनसिपैलिटी स्कूल की, तो उसमें समूह जीवन शब्द था, समूह जीवन सब्जेक्ट, टीम वर्क, समूह में कैसे रहना, उद्योग, ऐसा सब्जेक्ट थे। संगीत एक कंपल्सरी सब्जेक्ट था। हमारी आर्मी एनसीसी में एक सब्जेक्ट था, हर कैडेट को कुछ ना कुछ तो बजाना आना चाहिए, तबला या फ्लूट या गिटार। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप बैलेंस पर्सनैलिटी बन सकते हैं। आप सिर्फ नॉलेज में बहुत आगे हैं, और मे भी बॉडी बिल्डिंग में आप बहुत अच्छे लगते हैं, मिस्टर इंडिया बन गए, दिमाग अच्छा चल रहा है, आपने MBA कर दिया आपने, बट अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप में बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस शीट में 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही। और वो आदमी, वो इंसान या औरत कहीं कुछ भी नहीं कर पाती है। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास फिटनेस में 5 पैरामीटर्स है। फिजिकल फिटनेस जो हम है, एग्जिस्टेंस। दूसरा मेंटल फिटनेस, माइंड ऐसा पंछी है, उड़ते ही रहता है, कभी पीठ पे बैठता ही नहीं है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और अच्छी डायरेक्शन में कैसे लिया जाए, तो वो फिटनेस जरूरी है। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल फिटनेस, जो फील्ड में आप हो उसका पूरा 100%, 1000% नॉलेज होना जरूरी है। चौथी जो बात है वो है आपका इमोशनल फिटनेस। आज जितने भी झगड़े होते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेटफॉर्म पे, रोड पे, आप देखते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कभी घर में होते हैं, कभी फैक्ट्री बंद हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, ऑफिस में झगड़े होते हैं। तो उसका जो मेन रीजन है इमोशनल क्लैश, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रही आजकल, इसलिए हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और 5वां लास्ट बट लिस्ट जो है वो स्पिरिचुअल फिटनेस। आपका और आपके परिवार और आपके भगवान से कितना एक ऐसा रिश्ता आपका वो। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस 5 को बैलेंस करने के लिए कोई माध्यम चाहिए, और माध्यम मैंने ढूंढा म्यूजिक में। इसलिए मैं आज तक एक्टिव हूँ, और भगवान करे, अल्लाह करे, मैं जो भी समाज के लिए और शिक्षण क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ और करूँगा। पाकीज़ा फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पाकीज़ा का जो गाना है, आप एक बार टाइटल देखेंगे, जैसे इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, ऐसे नजरिया की मारी, चलो दिलदार चलो, कौन गली तेरी नज़र। ऐसे हमारे पास जो है पाकीज़ा के सभी गाने बहुत से बढ़िया है। सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई गाना लगा होगा तो ये मौसम है आशिकाना। मौसम है आशिकाना। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर मौसम आशिकाना ही है। अगर आपके दिमाग में सब चीज़ें अगर सही है, अगर आपने चश्मे अच्छे पहने, तो आपको पूरी दुनिया अच्छी नजर आएगी। आपने कोई गाना नहीं लिखा? मैंने गाने तो नहीं लिखे, कुछ कविताएं लिखी है और कुछ किताबें भी लिखी है। अच्छा। समाज के लिए एक मैंने ग्रंथ लिखा है, हमारे समाज के इतिहास, करीबन 550 साल का इतिहास मैंने लिखा हुआ है। हमारे गुरुजी हो गए आज से 450 साल पहले, उनके बारे में एक किताब मैंने लिखी है। तो लिखता रहता हूँ, मेरा लेखन मेरा एक शौक है। म्यूजिक के साथ साथ लिखता भी मैं हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने एडी मानक जी। फिल्म संगीत संघ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।